मुझे आज भी याद है जब 1995 में काडर एलोकेट होता है, राज्य एलोकेट होता है और मुझे हिमाचल प्रदेश एलोकेट हुआ, तो उस समय भी बेहद खुशी थी। क्योंकि सिविल सेवाओं में आने के बाद क्या हम उस विजन को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? आप तो डीसी भी रहे हैं, आपने कई डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारियां भी संभाली हैं, सेक्रेटरी रहे हैं, अब प्रधान सचिव मुख्यमंत्री हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसके माध्यम से आप अपनी मन के विजन और जो आपके मन में अपेक्षाएं हैं उनको पूरा कर सकते हो, तो वो सिविल सर्विसेज ही है। कि ब्यूरोक्रेट के जब भी हम इंटरव्यूज करते हैं, उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि हम मध्य मार्ग अपनाते हैं कि आप समाधान सोचें, समस्या को और ऐड ना करें। और न केवल डीसी के तौर पर एक और इंटरेस्टिंग चार्ज मेरा एमडी एचआरटीसी का रहा 2.5 साल का। अक्सर हिमाचल प्रदेश में चर्चा होती है, समाचार पत्रों में हो या टीवी चैनल्स में हो, कि एचआरटीसी बहुत घाटे में चल रहा है। बात इस समय भी प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर होती है। आपको क्या लगता है, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को उबारने के लिए हमारे पास संसाधन तो बहुत हैं, यूटिलाइज हम अच्छा क्या कर सकते हैं? प्रदेश में सबसे बड़ी जो प्राथमिकता के क्षेत्र रहे हैं वो शुरू से एक तो उद्यान रहा, हॉर्टिकल्चर रहा, टूरिज्म, पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। आपको क्या लगा, ये पॉलिटिकल प्रेशर की परिभाषा को आप किस तरह से देखते हैं? और अलग अलग सरकारों के साथ, अलग अलग व्यक्ति विशेष के साथ काम करने का मौका मिला। एक अफसरों के विषय में ये अमूमन कहा जाता है कि अफसर लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखते हैं, इसका क्या कारण है? अगर आप प्रदेश के वातावरण के संदर्भ में पूछें तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पर ऐसा नहीं है। सब लोगों की ट्रेनिंग इस तरीके की होती है कि हम लोग जहाँ पर भी होते हैं, समय समय पर हमारे डिपार्टमेंट्स भी चेंज होते रहते हैं, तो हम अपने आप को ढाल लेते हैं उसी जगह की वर्किंग के हिसाब से। देखिए, एक अफसर के लिए नीति निर्माण सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहता है और पॉलिटिशियन भी कहते हैं, हमारे प्रदेश के नेता भी कहते हैं कि जो विकासकारी योजनाएं हैं वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि वो योजनाएं जब हम समाज के अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं उस तक क्यों नहीं पहुंच पाती? हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि स्कीम एक माध्यम है लोगों के कल्याण तक पहुंचने का। अपने आप में इट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट इज ओनली मीन्स टू एन एंड। जी देखिए, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की बात होती है। जब आपकी भी बात चल रही थी, समाचार पत्रों में लगातार ये खबरें छप रही थी कि भरत खेड़ा अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। लोग कहते हैं कि फेलियर आपको बहुत कुछ सिखाता है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसा क्षण आया कि आपको लगा है कि नहीं, फेल हो रहा हूं लेकिन मुझे फिर खड़ा होना है? मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति समाज में ऐसा होगा जो सिर्फ सफल ही सफल हो या जो सिर्फ फेल ही फेल हो। आप अपना आदर्श किससे मानते हैं? अब ये कहना तो मुश्किल होगा। एक अफसर के लिए मध्य मार्ग निकालना ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बिकॉज आप ये देखें कि एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी एबल टू डिलीवर। जब सरकारें बदलती है, जब एक योजना दूसरी सरकार द्वारा निरस्त की जाती है, उसका इम्पैक्ट होता है क्या? ये हमारी ब्यूरोक्रेसी की जब नींव रखी गई थी शुरू में, सरदार पटेल ने जब रखी थी, तब भी ये सोच थी कि एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट और एक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट रहेगी। 28 सालों का प्रशासनिक अनुभव और इस समय हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी हैं। आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारे साथ विशेष संवाद में मौजूद हैं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद भारत में। नमस्कार। खेड़ा जी, 28 सालों का प्रशासनिक अनुभव, पीछे मुड़कर जब 1995 बैच के आप IAS अधिकारी हैं, पीछे मुड़ते हैं तो क्या पाते हैं? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है इन 28 वर्षों का, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे मौका मिला इस प्रदेश में काम करने का। मुझे आज भी याद है जब 1995 में काडर एलोकेट होता है, राज्य एलोकेट होता है और मुझे हिमाचल प्रदेश एलोकेट हुआ, तो उस समय भी बेहद खुशी थी। क्योंकि मैं चंडीगढ़ से संबंध रखता हूं और लग रहा था बिल्कुल पास ही में है, लेकिन इतने वर्षों में यहाँ प्रदेश के लोगों का स्नेह मिला, कई कैपेसिटीज़ में काम करने का मौका मिला, और उससे धीरे धीरे इस प्रदेश के साथ और सब प्रदेशवासियों के साथ ऐसा लगाव बन गया कि आज अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा मैं हिमाचल का ही रहने वाला हूँ। खेड़ा जी, अक्सर आपका हिमाचल के साथ भी लगाव है, आपने भी बताया। सिविल सर्विसेज में जब कोई युवा प्रवेश करता है, उसके बहुत सारे सपने होते हैं, एक विजन होता है।
सिविल सेवाओं में आने के बाद क्या हम उस विजन को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? आप तो डीसी भी रहे हैं, आपने कई डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारियां भी संभाली हैं, सेक्रेटरी रहे हैं, अब प्रधान सचिव मुख्यमंत्री हैं। अनुभव आपके पास बहुत बड़ा है। आप क्या पाते हैं? क्या जो सोचकर हम सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते हैं, क्या वो विजन पूरा होता है क्या? मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसके माध्यम से आप अपनी मन के विजन और जो आपके मन में अपेक्षाएं हैं उनको पूरा कर सकते हो, तो वो सिविल सर्विसेज ही है। क्योंकि आप हर कैपेसिटी में, चाहे आप शुरुआती तौर पर बीडीओ और एसडीएम के लेवल पर, उसके बाद आप डीसी के तौर पर आम जनता की समस्याओं के साथ जुड़े हैं, उनके लिए नई से नई योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं, और उसके बाद जब आप नीति निर्धारण करते हैं सचिव के स्तर पर, तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी समाज कल्याण के एक्टिविटी में, तो वो आप सिविल सर्विस के माध्यम से ही कर सकते हैं। सबसे पहले आप कांगड़ा जिला के डीसी रहे, सोलन के भी आप डीसी रहे। अनुभव क्या पाते हैं? क्योंकि कई बार हम डीसी होते हैं, पूरे जिले की जिम्मेवारी भी हमारे पास है, कई बार धरने प्रदर्शन होते हैं। आपने अपने जीवन या अपने अनुभव से क्या पाया? क्या हम ऐसी चीज़ों के बीच में जब फंसते हैं तो उससे निकलने का, क्योंकि ब्यूरोक्रेट के जब भी हम इंटरव्यूज़ करते हैं, उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि हम मध्य मार्ग अपनाते हैं। आपको कोई किस्सा याद है जो आपका डीसी जब आप रहे हों, कोई याद हो किस्सा जब इस तरह की कोई बात हुई थी? ऐसे कई मौके आप प्रशासनिक जीवन के अंदर हर स्तर पर आते रहते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ऐसी सिचुएशन के अंदर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप समाधान सोचें, समस्या को और ऐड ना करें। तो अगर इस एटीट्यूड के साथ, इस अप्रोच के साथ आप उस समस्या का तुरंत समाधान निकालने की दिशा में बढ़ें, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। और न केवल डीसी के तौर पर, एक और इंटरेस्टिंग चार्ज मेरा एमडी एचआरटीसी का रहा 2.5 साल का, वो भी इस मामले में एक चुनौतीपूर्ण था। और यहाँ भी प्रधान सचिव मुख्यमंत्री होने के नाते इन सभी चार्जेस के अंदर मैंने ये देखा कि अगर आप समस्या का समाधान करने की दिशा में बढ़ते चले जाएं तो अपने आप खुलता चला जाता है। आपने एमडीएचआरटीसी की बात की। अक्सर हिमाचल प्रदेश में चर्चा होती है, समाचार पत्रों में हो या टीवी चैनल्स में हो, कि एचआरटीसी बहुत घाटे में चल रहा है। बात इस समय भी प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर होती है। आपको क्या लगता है, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को उबारने के लिए हमारे पास संसाधन तो बहुत हैं, यूटिलाइज हम अच्छा क्या कर सकते हैं? देखो, ऐसा है, हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी जो प्राथमिकता के क्षेत्र रहे हैं वो शुरू से एक तो उद्यान रहा, हॉर्टिकल्चर रहा, टूरिज्म, पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, और ऊर्जा के क्षेत्र में चूंकि हाइड्रो पावर पहले हम बहुत जोर दे रहे थे, अब हम सौर ऊर्जा को भी साथ ही में जोर दे रहे हैं, और इन चीज़ों की अपार क्षमता है प्रदेश के अंदर, और इन्हीं से सबसे ज़्यादा हम आर्थिक संसाधन भी जुटा सकते हैं। और इसमें समय समय पर नीति निर्धारित करके प्रयास पहले भी होते रहे हैं, अब और आगे बढ़ रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में इन तीनों क्षेत्रों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। खेड़ा जी, अक्सर एक आईएएस अधिकारी के विषय में कहा जाता है कि आईएएस अधिकारी पर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा है। आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के साथ काम भी किया। आपको क्या लगा, ये पॉलिटिकल प्रेशर की परिभाषा को आप किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक मैं अपने 28 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव की बात करूँ तो मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं लगा जी। और अलग अलग सरकारों के साथ, अलग अलग व्यक्ति विशेष के साथ काम करने का मौका मिला, सबसे सीखने का मौका मिला। और मैं ये समझता हूँ जहाँ तक दोनों का इंटेंट, एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन और प्रशासन दोनों का इंटेंट आम जनता के लिए अच्छी योजनाएं लाना और आम जनता का कल्याण हो, तो कभी कोई कन्फ्लिक्ट का नौबत नहीं आती। मिलजुल कर काम करें, सब लोग सहयोग देकर के काम करें, तो कोई कारण नहीं है कि कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए। 1995 में जब आपने सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया था और आज वर्ष 2023 है, क्या बदलाव देखते हैं? लोगों की अपेक्षाओं में बड़ा बदलाव आया है और उसी के अनुरूप आई थिंक सरकार की प्रशासनिक जवाबदेही भी बढ़ी है और सरकार ने भी कोशिश करी है कि उन अपेक्षाओं पे खरा उतर सकें। आप लोगों की अपेक्षाओं में अगर बदलाव देखें तो तब लोग चाहते थे कि हर गाँव के लिए सड़क की कनेक्टिविटी हो। अब आज समय ऐसा है कि जहाँ सिंगल लेन है वहाँ डबल लेन, और जहाँ डबल लेन है वहाँ 4 लेन चाहते हैं। पहले तब बात होती थी एयर कनेक्टिविटी स्टेट में हो, अब जहाँ एक फ्लाइट चलती है वहाँ हम चाहते हैं 4 फ्लाइट चलें और बड़ा एयरक्राफ्ट चले।
तो लोगों की अपेक्षाएं तुरंत समय के साथ बदलती नहीं हैं। जहां पानी पहले लोगों को मिल जाए तो लोग खुश रहते थे, अब कहते हैं नहीं, उसकी भी उपलब्धता 24 घंटे हो, बिजली की उपलब्धता 24 घंटे हो। तो मैं ये समझता हूं कि इस बदलाव के साथ सभी सरकारों का भी ये चेष्टा रही है, सबका ये प्रयास रहा है कि इन अपेक्षाओं पे खरा उतर सके। जी, आपने लोगों की बात की, लोगों के विषय में ही लोगों की राय अफसरों के विषय में ये कहती है कि अफसर है, जाते हुए लोगों में हिचकिचाहट होती है और लोग कहते हैं कि पता नहीं मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। इस तरह का जब हम परिवेश देखते हैं या लोगों से जब हम दूरी बनाते हैं, क्या इसका इम्पैक्ट होता है? एक अफसरों के विषय में ये अमूमन कहा जाता है कि अफसर लोगों से थोड़ी सी दूरी बना कर रखते हैं, इसका क्या कारण है? अगर आप प्रदेश के वातावरण के संदर्भ में पूछें तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पर ऐसा नहीं है। जी। हिमाचल प्रदेश के सभी अफसर, एक नहीं दो नहीं, सभी अफसर आम जनता के बीच में जाने से कभी नहीं हिचकिचाते, आम जनता के बीच ही में रहते हैं और ना कभी आम जन सामान्य को कभी कोई संकोच होता है किसी से मिलने के लिए। और यहाँ तो सभी मुख्यमंत्रियों का भी ये रहा है कि सब एक्सेस रहे, तो डाउन दी लाइन सभी ऑफिसर्स का भी एक्सेस बना रहता है। तो मुझे नहीं लगता कभी किसी ने संकोच किया हो मुझसे मिलने के लिए या मेरी तरफ से कभी कोई हेजिटेशन रही हो लोगों के बीच। आपने कहा कि हिमाचल में ऐसा नहीं होता। क्या मैं इसका संदर्भ ये समझूं कि बाकी राज्यों में स्थिति कुछ अलग है, क्योंकि आप दिल्ली में भी रहे हैं? हर प्रदेश का अपना अलग वातावरण है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वर्किंग में ये अंतर तो रहता है। जब आप केंद्र सरकार में काम करते हैं तो आपका इतना ज़्यादा इंटरफेस लोगों के साथ नहीं रहता। अब मैं 7 साल बाहर था, उस दौरान हो सकता है पब्लिक इंटरफेस कम हुआ हो, लेकिन यहाँ वापस आकर के कुछ ज़्यादा समय नहीं लगा वापस इस प्रदेश के कल्चर के अंदर घुलने मिलने में। तो ये मैं समझता हूँ, आई थिंक हम लोग सब लोगों की ट्रेनिंग इस तरीके की होती है कि हम लोग जहाँ पर भी होते हैं, समय समय में हमारे डिपार्टमेंट्स भी चेंज होते रहते हैं, तो हम अपने आप को ढाल लेते हैं उसी जगह की वर्किंग के हिसाब से। देखिए, एक अफसर के लिए नीति निर्माण सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहता है और पॉलिटिशियन भी कहते हैं, हमारे प्रदेश के नेता भी कहते हैं कि जो विकासकारी योजनाएं हैं वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि वो योजनाएं जब हम समाज के अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं उस तक क्यों नहीं पहुंच पाती? आपने कुछ एनालाइज किया है? मैं ये समझता हूँ कि पूरी मशीनरी जो नीति बना रही है और जो इम्प्लीमेंट कर रही है, अगर उनकी सबकी इस मामले में कमिटमेंट ये रहे कि हमारा अंतिम इंटेंट है आम आदमी तक पहुंच पाना, तो कोई कारण नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम आए। कई बार टेंडेंसी ये हो जाती है बीच में कुछ लोगों की कि नहीं, वो स्कीम ही उनके लिए अंतिम बन जाती है। हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि स्कीम एक माध्यम है लोगों के कल्याण तक पहुंचने का, अपने आप में इट इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट इज़ ओनली मीन्स टू एन एंड। जी, देखिए, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की बात होती है। जब आपकी भी बात चल रही थी, समाचार पत्रों में लगातार ये खबरें छप रही थी कि भरत खेड़ा अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। आपसे सवाल ये है कि किसी अफसर के लिए राज्य के अनुभव के बाद केंद्र में काम करना ये आसान हो जाता है, क्योंकि एक नया पहलू आपको मिलने वाला है। अब चूंकि आप भी केंद्र फिर से जाने वाले हैं एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर, तो आपने क्या पाया कि क्या डिफरेंस है स्टेट की कार्यप्रणाली और केंद्र की कार्यप्रणाली में? आपने जैसे मुझे पहले भी बताया था कि अंतर तो रहता है, लेकिन अब किस तरह का रहेगा? देखिए, हमारी जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं 3, IAS, IPS एंड IFS, इन तीनों सेवाओं का शुरू से स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है कि आप राज्य सरकार में भी अपनी सेवाएं देते हैं, चूंकि आपको एक स्टेट एलोकेट होता है, और आप केंद्र सरकार पर प्रतिनियुक्ति पर जाकर भी अपनी सेवाएं देते हैं, और दोनों तरीके से आपका अनुभव काम आता है। जब आप केंद्र में काम करते हैं तो राज्य में आपका जो अनुभव धरातल पर किया गया है वो आपको मदद करता है, पूरे देश के लिए आप नीति बना रहे हैं, और उस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का अनुभव लेकर के जब आप राज्य में आते हैं तो आपको वो ओवरऑल बड़ी पिक्चर का अंदाज़ा होता है, तो वो भी आपको मदद करती है कि आप स्टेट में अच्छा काम कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ इस हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज की ब्यूटी ही यही है कि आपको दोनों जगह पर आपका अनुभव काम आता है। बात अगर फेलियर की ना हो तो मुझे लगता है एक सफल व्यक्ति के विषय में ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि फेलियर आपको बहुत कुछ सिखाता है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, क्या आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसा क्षण आया कि आपको लगा है कि नहीं, फेल हो रहा हूँ लेकिन मुझे फिर खड़ा होना है? मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति समाज में ऐसा होगा जो सिर्फ सफल ही सफल हो या जो सिर्फ फेल ही फेल हो। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो चले रहते हैं, चाहे आप अपने पर्सनल जीवन की बात करें या आप प्रोफेशनल जीवन की बात करें, तो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। हम सबको इनको अपने स्ट्राइड में लेते हुए प्रयास ये होना चाहिए कि हर परिस्थिति में हम अपना बेहतर
तरीके से कंट्रीब्यूट करें। आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? अब ये कहना तो मुश्किल होगा, बट मैं ये समझता हूँ कि आपका आदर्श आपके प्रिंसिपल्स होने जी। चाहिए। अगर आप अपने जो आपकी कॉन्शियंस हैं, जो आपकी प्रिंसिपल्स हैं, आप उनके हिसाब से चलें तो वही सबसे बड़ा आदर्श है। एक अफसर के लिए मध्य मार्ग निकालना ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज का? ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप बहुत ही एक्सट्रीम में रह करके काम करें तो वो समाज हित में भी नहीं है और सरकार के हित में भी नहीं है। बिकॉज आप ये देखें कि एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी एबल टू डिलीवर। तो अगर आप एक एक्सट्रीम व्यू पॉइंट ले करके किसी चीज़ को आगे ही ना बढ़ने दें तो उसका क्या लाभ हुआ? वो तो बिल्कुल स्कीम ही ख़त्म हो गई। और अगर आप इतने ज़्यादा पैशनेट हो जाएं कि आप उसके बारे में लोगों के सुझाव ना सुने तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर तो यही रहता है कि आप अपने रिसेप्टिव रहें हर चीज़ को लेकर के, और स्थिति के अनुरूप आप अपनी अप्रोच रखें। एक अंतिम सवाल, आप लोग जब नीतियां बनाते हैं, सरकारें तो बदलती है, लोग कहते हैं कि सरकारें बदल जाएंगी, नेता भी बदल जाएंगे, लेकिन अफसर वही रहेंगे। जब सरकारें बदलती है, जब एक योजना दूसरी सरकार द्वारा निरस्त की जाती है, उसका इम्पैक्ट होता है क्या? ये हमारी ब्यूरोक्रेसी की जब नींव रखी गई थी शुरू में, सरदार पटेल ने जब रखी थी, तब भी ये सोच थी कि एक परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट और एक पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट रहेगी। तो बात सही है कि 5-5 साल बाद चुनाव होते हैं, सरकारें बदलती हैं, ब्यूरोक्रेसी परमानेंट रहती है। लेकिन एक बात ये समझें कि अल्टीमेटली जो प्राथमिकताओं का निर्धारण है वो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन करती है, और जो हमारी परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है वो सहयोग प्रदान करती है उन नीति को जनता तक पहुंचाने में। तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि नीतियां इस तरीके से बदल जाती हैं। ऐसा नहीं है। जो भी सरकार होती है वो लोगों की समस्याओं को, लोगों के कल्याण को ध्यान में रख करके समय समय पर नीति में बदलाव लाती है। कोई मैसेज लोगों के लिए? सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा, आपको भी, आपके चैनल के लिए। मुझे बेहद खुशी है कि इस तरीके का संवाद भारत के नाम से आपका जो चैनल भी चल रहा है। आप सबको भी शुभकामनाएं। आपको भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज हमारे साथ इस खास संवाद में मौजूद थे वह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा। बात हुई कि किस तरह एक अफसर के जीवन की दशा और दिशा निर्धारित होती है। अफसर समय समय के साथ जिस तरह हम योजनाओं की बात करते हैं, सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, उस सर्वांगीण विकास को लोगों तक कितना पहुंचा पाते हैं या फिर नहीं। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।